मेरा नाम यासिर है और मेरी उम्र 26 साल है। ये कहानी शुरू होती है आज से 2 साल कबल से, जब मेरी उम्र 24 साल थी। हम 3 दोस्त इस वक्त दिलशाद की मशूका के बाप की ज़मीन पर मौजूद थे और गंदुम की कटाई कर रहे थे। वैसे तो हमारे गांव में गंदुम मजदूरी पर ही काटी जाती है, मगर हम ऐसे मजदूर थे कि जिन्होंने मेहनत तो बराबर करनी थी, मगर उसकी मजदूरी अकेले दिलशाद ने ही वसूल करनी थी। इसी की महबूबा की एक फरमाइश पर हम दोनों एक बार फिर से इस गर्मी में काम कर रहे थे। जब मैंने कटाई खत्म करके घर जाने की बात की, दिलशाद ने मिन्नत समाजत करके हमें रोक लिया और इसी दौरान अकरम का हाथ दरांती से जख्मी हो गया था। दिलशाद में और अकरम बचपन के क्लास फेलो थे। अकरम तो मेरी तरह तालीम और कामकाज के सिलसिले में इस्लामाबाद आ गया था, जबकि अकरम फैसलाबाद चला गया था, मगर दिलशाद इसी गांव में रहकर खेती बाड़ी करता रहा। इसके मुताबिक इसके लिए मैट्रिक भी बहुत थी। वैसे इसकी बात ठीक भी थी कि इसके बाप की अच्छी खासी ज़मीन थी जिसका वो इकलौता वारिस था। इसकी वालिदा इसके पैदा होते ही मर गई थी और उसके बाप ने इसके बाद दूसरी शादी नहीं की थी। शायद बेचारे को किसी ने रिश्ता ही नहीं दिया था, वरना तो इसने कोशिश की होगी। बहरहाल यूं वो आज एक पक्का जमींदार था, लेकिन इसके साथ साथ इसने एक मुआशका भी पाल रखा था। गांव के सबसे बड़े चौधरी की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम आरिफा था, उसके साथ दिलशाद का चक्कर चल रहा था। मेरी मालूमात के मुताबिक पिछले 2 साल से वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे थे। दिलशाद के मुताबिक आरिफा के साथ इस चक्कर में इब्तिदाई पेशकदमी मुकम्मल तौर पर आरिफा की तरफ से की गई थी। दिलशाद तो हर वक्त अपने खेतों में काम में मसरूफ रहता था। आरिफा उन दिनों नई नई जवान हुई थी और वो कभी कभी अपने रकबे पर जाया करती थी। उनकी ज़मीनें माल्टे और आम के बागात से भरी हुई थी। वो अपनी सहेलियों के साथ गर्मियों में आम तो सर्दियों में माल्टे खाने जाती रहती थी। दिलशाद का रकबा रास्ते में पड़ता था, जहां दिलशाद तंदही से कामकाज में मसरूफ रहता। इसी दौरान आरिफा ने दिलशाद को काम करते हुए देखा था। दिलशाद एक खूबसूरत जवान था। उसके बाप ने इसको अच्छी खुराक खिलाई थी, जिसके नतीजे में वो एक गबरू मर्द लगता था। रंग रूप भी कुदरत ने दे रखा था। फिर काम करते हुए वो ऐसे मगन होता जैसे इसके अलावा इसे इस दुनिया में और कोई काम है ही नहीं। इसकी मर्दाना वजाहत आरिफा को पहली ही नज़र में भा गई थी। पहले तो आरिफा कभी कभी खेतों पर जाती थी, मगर दिलशाद को देखने के बाद से वो अक्सर खेतों पर जाने लगी थी। इसके घर में मौजूद अफराद में इसकी एक वालिदा थी, जो कभी बाहर के कामों में दखल देने की मजाज नहीं थी। आरिफा की 2 बड़ी बहनें थीं, जो शादी के बाद अपने अपने घरों की हो चुकी थीं। आरिफा का बाप खादिम एक इंतहाई मसरूफ इंसान था। वो अक्सर घर से बाहर ही रहता था। वैसे भी आरिफा उन सब की लाडली थी। इसके बाप का हुक्म था कि आरिफा की हर ख्वाहिश पूरी की जानी चाहिए। इसी वजह से हवेली में किसी की भी जुर्रत नहीं थी कि वो इसके खेतों पर जाने पर किसी किस्म की कदगन लगा सके। आरिफा की इस आज़ादी का नतीजा ये हुआ कि इसके दिलशाद तक पहुंचने में कोई भी रुकावट पैदा न हुई और आखिर एक दिन आरिफा ने इसके सामने इजहार मोहब्बत कर दिया। दिलशाद इस लड़की की जुर्रत पर अंगुश्त बदंदा खड़ा था। वो इस वक्त खेतों में पानी लगा रहा था, जब आरिफा अपनी एक सहेली के साथ उसके पास चली आई थी। दिलशाद ने इसके खनकारने की आवाज़ सुनकर सर उठाकर देखा था। ये दोपहर का वक्त था। जब इसने अपने सामने आरिफा और कुछ कदम पर उसकी एक सहेली को खड़े पाया तो वो कुछ हैरान तो हुआ, लेकिन अभी तक इसके दिमाग में कोई मनफी ख्याल पैदा नहीं हुआ था। वो समझ रहा था कि शायद चौधरी की बेटी को प्यास लगी है और वो इससे पानी मांगने आई है, क्योंकि इसने अक्सर आरिफा को अपनी सहेलियों के हमरा पगडंडी से गुजर कर अपनी ज़मीनों की तरफ जाते हुए देखा था। गर्मी के मौसम में खेतों की तरफ जाते हुए वापस आते हुए प्यास लगना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। गर्मी के मौसम में प्यास लग ही जाती है। लेकिन आरिफा की सहेली उनसे चंद कदम के फासले पर ही रुक गई थी। ये मामला दिलशाद की समझ से बाहर था, और जब आरिफा ने इससे अपनी हालत बयान की थी तो दिलशाद जहां इसकी बात सुनकर हैरान हुआ था, वहीं वो इस लड़की की बेबाकी और हिम्मत पर दिल ही दिल में अश कर उठा था। इसने कई लड़कों से सुन रखा था कि चौधरी की सबसे छोटी बेटी बहुत दिलेर और अतेर है। इसने इसकी दिलेरी के इक्का दुक्का वाकयात भी सुन रखे थे, लेकिन आज इसने आरिफा की दिलेरी का एक हैरत अंगेज अमली मुजाहरा देख लिया था। लेकिन दिलशाद आरिफा के बाप खादिम को और उसके गुस्से को भी जानता था। इसे मालूम था कि चौधरी की बेटी से इश्क लड़ाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। इसने चंद एक बार चौधरी को गैज़ व गज़ब की हालत में देख रखा था। दिलशाद ने आरिफा के इजहार मोहब्बत के जवाब में इससे माजरत कर ली थी और उसको वजह भी बता दी थी।
इसने आरफा से साफ साफ के दिया था कि अगर वो आरफा की बात का मुस्बत जवाब देता है तो इसको आरफा के बाप के कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। इस दिन पहली बार आरफा ने दिलशाद से अपने दिल की बात का इजहार किया था, इसलिए वो इस मौके को गोआना नहीं चाहती थी। इसने बड़ी कोशिश की कि दिलशाद मान जाए, मगर दिलशाद ने बना कोई सख्त बात किए आरिफा को टाल दिया। आरिफा सख्त मायूस हुई थी। इसने वापस जाने से पहले इसे आखिरी बार पूछा तो भी दिलशाद ने इसको इनकार कर दिया, तो आरिफा दिलशाद की इस बात को सुनकर रो पड़ी। शायद इसने इस बात में अपनी तजलील महसूस की थी, लेकिन जाते जाते इसने दिलशाद को आखिरी बार सोचने को कहा, और ये कि वो कल फिर आएगी और दिलशाद से इसका आखिरी फैसला मालूम करेगी। दिलशाद आरिफा के जाने के बाद कितनी ही देर तक गुमसम खड़ा रहा, और इसे जहां आरिफा के इससे इजहार मोहब्बत पर एक एहसास महसूस हुआ था, वहीं उसकी फितरी बुज़दिली के बाइस इसकी जानिब से किए जाने वाले इनकार ने इसको एहसास शर्मिंदगी और अफसोस में मुब्तला कर दिया था। वो एक अजीब सोच के गिरदाब में फंस गया था। दिल चाहता था कि वो आरिफा की मोहब्बत की पेशकश को बना सोचे समझे कबूल कर ले, मगर इसी वक्त इसकी आंखों के सामने वो मंजर आ जाता जब इसके बाप ने एक लड़के को सिर्फ इस गुनाह की पादाश में 2 घंटे तक उल्टा लटकाए रखा था कि इसने चौधरी के बाग से 2 माल्टे तोड़ कर खा लिए थे। जो इंसान एक खाने वाली आम सी चीज पर इस कदर सीखता हो सकता है, वो अपनी बेटी के साथ इश्क करने वाले के साथ किया सलूक करेगा। यही वो मंजर था जो इसकी आंखों के सामने लहराया था जब आरिफा इसके सामने इजहार मोहब्बत कर रही थी। चौधरी का खौफ उसके और आरिफा के दरमियान एक गहरे समंदर की मानिंद हाइल हो गया था, जिसे उबूर करना कम अज कम दिलशाद के लिए तो मुमकिन नहीं था। अपने दिमाग को ख्यालात की दुनिया से खींच कर वापस लाते हुए इसने इस तरफ देखा जहां आरिफा खड़ी थी। वो हैरान रह गया कि आरिफा अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये था कि वो काफी देर तक अपनी सोचों में गलता खड़ा रहा था। दिलशाद के लिए इसके बाद मुमकिन ही नहीं रहा कि वो खेतों में दिलजमी के साथ काम कर सके। नतीजतन वो घर आ गया, और घर आकर भी उसके ख्यालात ने इसका पीछा न छोड़ा। इसकी आंखों के सामने बार बार आरिफा का मासूम चेहरा आ रहा था। 2 मोटी मोटी सियाह आंखें जिनमें पानी भरा था। जूं जूं उसके पर्दा तसव्वुर पर यह मंजर उभरता तो इसे अपने सीने से एक दर्द भरी टीस सी उठती हुई महसूस होती। वो बेचैन होकर उधर उधर टहलने लग जाता। जब बेचैनी हद से बढ़ी तो वो घर से निकल आया। दिलशाद ने महसूस किया कि इसे आरिफा पर पहले से भी ज्यादा प्यार आ रहा था। दिलशाद जितना सोच रहा था इतना ही वो अपने इनकार की पोजीशन से दूर हो रहा था, और अब इसके अंदर एक सोच चल पड़ी थी कि अगर आरिफा खुद मुझसे प्यार कर रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कौन सा जाकर आरिफा को मजबूर किया है? इसके अंदर का मर्द दलीलें घाड़ कर इसको मुतमईन करने की कोशिशें शुरू कर चुका था कि इस नायाब मौका को गोआना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। जिस लड़की को देखकर तुम आहें भरा करते थे वो खुद भी तुम्हें ही चाहती है। अगर मर्द हो तो इसकी मोहब्बत की सदा का जवाब तुम भी मोहब्बत से दो। वो एक लड़की होकर इतनी जुर्रत कर गई है तो तुम एक मर्द होकर भी डर रहे हो। ये वो ख्यालात थे जिनकी बन पर दिलशाद ने एक इरादा बांधा और घर आकर सो गया। इसे मालूम था कि कल आरिफा जरूर इससे आखिरी जवाब मालूम करने के लिए आएगी। इसे अब कल का इंतजार था। एक फैसले पर पहुंच जाने के बाद इसे बड़ी परसुकून नींद आई थी। दूसरे दिन आरिफा आई तो दिलशाद हसब मामूल अपने काम में मसरूफ था। वो कमाद की फसल को पानी लगा रहा था। आरिफा ने आते ही इससे सीधा सवाल किया, बताओ तुमने क्या सोचा है? दिलशाद जो अपने 3 बड़ी बड़ी बातें सोचे बैठा था, आरिफा को सामने देखकर सब कुछ भूल गया। इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कहे और अपना जवाब कुन अल्फाज में आरिफा को बताए। आखिर इसने बेरब्त जुमलों में आरिफा को समझा दिया कि वो भी उसकी मोहब्बत का तालिब है। इसके बाप के डर से इसने कल जो इसको इनकार किया था, इस वजह से वो भी सारी रात सो नहीं सका था। इसने ये बातें करते हुए जब आरिफा की आंखों में झांका तो इसे महसूस हुआ कि आरिफा की आंखें बेहद सुर्ख थीं। शायद वो सारी रात रोती रही थी। लेकिन दिलशाद का जवाब सुनकर आरिफा के हुसैन चेहरे पर फूल से खिल उठे थे। आरिफा मुस्कुराई तो दिलशाद को ऐसा लगा कि हर तरफ बहार आ गई हो। आरिफा सुर्ख आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ आज पहले से भी ज्यादा हुसैन लग रही थी। दिलशाद को इस वक्त न जाने क्या हुआ कि इसने आगे बढ़कर पहले तो इसका एक हाथ थामा और फिर बिल्कुल अचानक इसने आरिफा को अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त उसके अंदर न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। आरिफा इसकी इस बेबाकी पर घबरा गई। आरिफा शर्मिंदा होकर पीछे को हटी तो दिलशाद ने आरिफा से कहा, मैं शर्मिंदा हूं आरिफा कि मेरी वजह से तुम सारी रात रोती रही हो।
अगर मुझे पता होता कि मेरा एक इनकार मेरी जान को इतनी तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं कल ही इकरार कर डालता। दिलशाद की इस बात से आरिफा का चेहरा गुलनार हो गया। इसने अपने बाजू इससे छुड़ाए और हंसती हुई वापस भाग गई। इसकी सहेली भी उन दोनों को दूर से देख रही थी और मुस्करा रही थी। यकीनन इसने दिलशाद के दलेराना अक़दाम दिलबरी को भी देख लिया था। दिलशाद और आरिफा की मोहब्बत इंतहाई खामोशी और राजदारी से परवान चढ़ रही थी और अभी तक उन्होंने इस मामले में सिर्फ एक ही इंसान को राजदार बनाया था, और वो आरिफा की ही काबिल भरोसा सहेली थी जिसका नाम शकीला था। ये वही सहेली थी जो शुरू दिन से ही आरिफा के साथ दिलशाद के पास आ रही थी। वो दोनों ये समझते थे कि वो अपनी मोहब्बत को गांव में हर किसी से छुपाने में कामयाब हैं, मगर ये उनकी गलत फहमी थी। वो नहीं जानते थे कि उनको मिलते हुए कई आंखें देख रही थी। एक गांव में रहते हुए अपनी मोहब्बत को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खुसूसन इस वक्त जब आप अपनी मशूका से हर दूसरे तीसरे दिन बाहर कहीं पर मिलते भी हो। दिलशाद और आरिफा अब अक्सर ही मिलने लगे थे। दिलशाद अपने खेत में काम करता रहता और आरिफा अपने घर से फल खाने के बहाने निकल आती। यूं न सिर्फ उन दोनों को एक दूसरे का दीदार इंतहाई आसानी से मुयस्सर आ जाता, बल्कि वो दोनों दिलशाद के खेत में कहीं न कहीं छप कर मुलाकातें भी कर लेते थे। अलबत्ता किसी दिन जब आरिफा लेट हो जाती, आरिफा के आने पर दिलशाद का बाप भी खेत में मौजूद होता, तो वो दौड़ से ही एक दूसरे का दीदार करते थे। लेकिन इस दिन वो दोनों ही बहुत बेचैन रहते। दिलशाद की हालत इस अंदाज में खराब होती थी कि वो फिर खेत में काम ही न कर पाता और घर चला जाता, लेकिन घर आकर भी वो बेसुकूनी महसूस करता रहता। यही हाल आरिफा का भी होता, बल्कि वो तो अपने फितरी गुस्से के बाइस कुछ ज्यादा ही इस बात का असर कबूल करती। जिस दिन उन दोनों की मुलाकात हुआ करती तो वो दिन उन दोनों के लिए ईद से कम ना होता, और आरिफा हर रोज ही अपने आप को सजा संवरा कर खेतों का रुख किया करती थी, और वो ये सब दिलशाद के लिए ही करती थी। ये और बात थी कि अभी तक उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी और दिलशाद मजीद पेश कदमी भी करना चाहता था, मगर आरिफा किसी न किसी तरह से इसे टाल जाती थी। वो इसे कहती थी कि ये सब काम शादी के बाद के हैं, जिन्हें शादी से पहले अंजाम देना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। दिलशाद को भी मजबूरन आरिफा की बात मानना पड़ती कि वो भी आरिफा को नाराज करके एक खूबसूरत लड़की का साथ गोआना नहीं चाहता था। इसे क्या मालूम था कि आरिफा इससे नाराज हो ही नहीं सकती थी कि इसे तो दिलशाद से हकीकी इश्क हो चुका था, और वो जो कुछ भी करती थी अपनी खुशी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब दिलशाद के एहतराम में करती थी। आरिफा दिलशाद के मामले में शुरू दिन से ही संजीदा थी। अगर कभी उनकी मुलाकात ना हो पाती तो वो इससे मिले बगैर जाते हुए इतनी परेशान हो जाया करती कि अक्सर वापसी पर घर पहुंचते पहुंचते इसकी आंखें रू रू कर सुर्ख हो जाती। वो दिलशाद से मिलने का इरादा बांध कर एक बार जब घर से निकल आती थी तो फिर उसके बाद दिलशाद से मिले बगैर घर जाना इसे किसी तौर कबूल ना था। इसकी सहेली शकीला इसकी इस कैफियत को बहुत गहराई से नोट करती चली आ रही थी, और इब्तिदा में तो इसने आरिफा से इस बारे में कुछ खास बात ना की, लेकिन जब इसने देखा कि दिलशाद से मुलाकात में नाकाम रहने पर हर बार वो हद से ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो इसने आरिफा को समझाना शुरू कर दिया कि आरिफा को हर हाल में अपना आप काबू में रखना चाहिए। इसे अपने किसी भी अंदाज से ये महसूस नहीं करवाना चाहिए कि इसकी आदत में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली रूनुमा हो चुकी है और उसके अंदर किसी किस्म के जज्बे ने परवरिश पाना शुरू कर दी है। वरना अगर किसी तरह से इसके बाप को मालूम पड़ गया तो आरिफा के लिए तो ये सब खतरनाक होगा ही, मगर दिलशाद के लिए तो ये बेहद खतरनाक होगा। इसकी नसीहतों के जवाब में आरिफा मोहब्बत करने वालों के अंदाज में ओट पिटंग बातें करना शुरू कर देती, और कभी वो शकीला को मोहब्बत से नाबलद करार देती तो कभी वो अपनी कैफियत को मोहब्बत का ही एक रंग करार देती। हाँ, अलबत्ता कभी कभी वो मसले की संगीनी का एहसास करते हुए अपनी इस बेबसी पर उदास भी हो जाती थी और उसके गिले लग कर रो देती। शकीला इस वक्त इसे इंतहाई प्यार से समझाती रहती और साथ साथ उसका हौसला भी बढ़ाती रहती। शकीला तकरीबन हर मुलाकात में ही उनके मुआविन के तौर पर मौजूद रहती। एक आध बार ही ऐसा हुआ था जब आरिफा शकीला के बगैर आई थी, मगर इस दिन इसने किसी और सहेली पर भरोसा करने की बजाय अकेले आना मुनासिब समझा था। शायद गांव में होने वाले चंद वाकयात इसे मालूम थे जिनमें दो खामोश मोहब्बत करने वालों के राज को उन्हीं के भरोसामंद राजदानों ने किसी न किसी सूरत उगल दिया था। आरिफा हर कदम इंतहाई फोक फोक कर रख रही थी। वो किसी भी आम सहेली पर एतमाद करने पर तैयार न थी,
इसकी इसी एहतियात की वजह से वो अभी तक गांव में हर किसी का मौजू गुफ्तगू बनने से बचे हुए थे। जिन चंद अफराद को मालूम हुआ भी था वो चौधरी से इस कदर खौफजदा थे कि किसी के सामने बात करते हुए ही उनकी जान जाती थी कि मामला चौधरी की बेटी का था। यूं आरफा और दिलशाद अभी तक किसी बड़े खतरे से महफूज चले आ रहे थे। एक दिन दिलशाद को खेत में कामकाज के दौरान एक लड़की मिली। वो लड़की भी गांव ही की रहने वाली थी और उसके किरदार के बारे में तरह तरह की कहानियां भी गांव में गर्दिश करती रहती थीं। उसका नाम शहजादी था। इस तरह से वो जिस्म फरोश का काम करके बदले में उनसे जो कुछ भी मिलता वो ले लेती और यूं उसके घर की दाल रोटी चलती रहती थी। शहजादी एक कबूल सूरत लड़की थी, लेकिन गरीबी और लापरवाही से रहने की आदत ने इसके हसन को गहना दिया था और ऊपर से गांव के गर्दो गुबार से अटे हुए माहौल में परवरिश पाने की वजह से इसकी बाकी मानदा साफ रंगत भी बिल्कुल ही मांद पड़ गई थी। शहजादी की आदतें और किरदार की कमजोरी अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह पर मौजूद थी कि शहजादी ने इंतहाई गुर्बत में खोली थी और अपने घर के कस्मपुरसी के हालात से तंग आकर इसने होश संभालते ही ऐलान बगावत कर दिया था। लेकिन इसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि अपने आप को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। इसी वजह से वो इस काम पर लग गई थी। ये दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी पड़ रही थी और इस मौसम में इस वक्त शहजादी दिलशाद से सिर्फ चंद कदम के फासले पर ही मौजूद थी। दिलशाद ने जब इसे देखा तो इसके दिमाग में वो कहानियां गूंजने लगी जो इसने इसके किरदार के हवाले से सुन रखी थी। इसने गिरदो पेश का जायजा लिया और इसे दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कोई अपने खेत में मौजूद भी था तो किसी दरख्त के साए में लेटा आराम कर रहा था। दिलशाद इस वक्त अपने कमाद को पानी लगा रहा था और इसी वजह से वो अभी तक अपने खेत में मौजूद था, वरना तो वो भी इस वक्त तक घर चला जाया करता था। इसकी छठी हिस्स ने इसे जैसे खबरदार किया। दिलशाद ने कुछ सोचते हुए शहजादी को इशारे से पूछा तो जवाब में शहजादी इसके पास आ गई तो दिलशाद और भी मोहतात हो गया। दिलशाद ने शहजादी के अंदाज से अंदाज़ा लगा लिया कि वो आज फिर अपने शिकार की ताड़ में है और दिलशाद पर उसकी नीयत ठीक नहीं है। दिलशाद ने भी अपने अंदर एक मजबूत इरादा कर लिया कि वो किसी तौर भी शहजादी के जाल में नहीं फंसेगा और अगर इसने शोर मचाने की धमकी दी तो वो खुद ही अर्द गिर्द से किसानों को इकट्ठा कर लेगा। इसे कवी उम्मीद थी कि शहजादी अपनी बात पर दिलशाद का इनकार सुनकर अगर इस पर किसी किस्म का कीचड़ उछालने की कोशिश करती तो गांव वाले और खेतों में मौजूद किसान शहजादी जैसी लड़की के मुकाबले में यकीनन दिलशाद को ज्यादा मोतबर ख्याल करते। दिलशाद ने अपने तौर पर शहजादी को इनकार का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन जब शहजादी ने इससे बात शुरू की तो दिलशाद एकदम से कांप गया, क्योंकि शहजादी ने सीधा आरिफा का नाम लेकर बात शुरू की थी। दिलशाद ने संभलने की कोशिश करते हुए आरिफा का नाम सुनकर लाइल्मी का इजहार किया कि वो इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। लेकिन शहजादी ने भी पक्का काम किया हुआ था। इसने दिलशाद से कहा कि वो न सिर्फ उनको कई दिनों से मिलते हुए देख रही थी, बल्कि इसने एक गवाह भी बना लिया था। गोया दिलशाद और आरिफा की मुलाकातों का अहवाल शहजादी के अलावा किसी और को भी मालूम था। दिलशाद पहले तो इनकार पर कायम रहा, लेकिन जब शहजादी ये कहकर जाने लगी कि वो फिर चौधरी के पास जा रही है और शाम को इससे चवेदरियों की चौपाल पर ही मुलाकात होगी तो दिलशाद की सांस खुश हो गई। इसकी आंखें के सामने अंधेरा छाने लगा। पर्दा तसव्वुर पर इसने अपने आप को चौधरी के कुत्तों के सामने पड़े हुए पाया, जिसे चौधरी के कुत्ते बड़ी बेरहमी से भंभूर रहे थे। ये तसव्वुर करते ही वो झुंझुना उठा। इसने भागकर शहजादी को रोका और उसको मिन्नत करते हुए रोक लिया तो शहजादी मुस्करा दी और दिलशाद को जप्पी डालना चाही, मगर दिलशाद एकदम से पीछे हट गया तो शहजादी दोबारा मुस्करा दी। इसने दिलशाद से कहा कि अगर वो इसकी बात नहीं मानता तो उसकी मर्जी, और साथ ही इसने राजदारी के बदले में दिलशाद को अपनी जेब में मौजूद सारी रकम शहजादी को देने का हुक्म दिया। और मजीद सितम ये कि इसने दिलशाद को 2.5 मन गंदुम अपने घर में पहुंचाने का हुक्म दिया। दिलशाद ने पैसे तो दे दिए, मगर गंदुम वाली बात पर पासोपेश से काम लेना चाहा, लेकिन शहजादी अपनी बात पर बजिद रही। आखिर दिलशाद की मिन्नत समाजत और कई मिनट की तकरार के बाद शहजादी 1 मन गंदुम पर मान गई। गंदुम दिलशाद ने इसके घर में आज रात को पहुंचानी थी और शहजादी ने दिलशाद की उलझन दूर करने के लिए इसको बता दिया था कि इसका बूढ़ा बाप 2 दिन के लिए गांव से बाहर गया हुआ है और उसके छोटे बहन भाइयों के सामने इसको कोई मसला नहीं होगा। रही उसकी माँ तो वो खुद शहजादी के हर काम में इसकी हामी और खामोश मददगार थी। दिलशाद अपनी फितरी बुजदिली के बाइस शहजादी के पहले ही वार में पसपा हो गया था। अगर इस वक्त वो जरा सी अक्लमंदी से काम लेता तो शहजादी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी।
اس لیے کہ شہزادی نے ابھی تک صرف ان کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھنے کی بات کی تھی، اس کے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اور صرف شہزادی کے زبانی کلامی بتانے پر چودھری اتنی آسانی سے اس کا یقین نہیں کرتا اور الٹا شہزادی ہی پھنس جاتی، اور چودھری اپنی بیٹی پر اس قسم کے الزامات اور وہ بھی شہزادی کی زبانی سن کر یقیناً شہزادی کو ہی الٹا لٹکا دیتا۔ لیکن دلشاد کے اندر اتنی عقل نہیں تھی، یا پھر وہ اچانک حملے سے وقتی طور پر اتنا حواس باختہ ہو گیا تھا کہ اتنی آسانی سے شہزادی کے سامنے کھل گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا اس طرح سے شہزادی جیسی لڑکی کے سامنے اعتراف کر لینا کل اسے کتنی بڑی مصیبت سے دوچار کر سکتا ہے۔ دلشاد رات کے 11 بجے شہزادی کے گھر کے باہر موجود تھا۔ گھر کیا تھا، ایک کچا سا مکان تھا جس کے گرد کچی دیوار بنا کر شہزادی کے غریب باپ نے اس کو گھر میں تبدیل کیا ہوا تھا۔ ادھر کا جائزہ لینے کے بعد دلشاد شہزادی کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے ایک من گندم اس کے گھر میں پہنچا دی تھی۔ دلشاد نے گندم اپنے کندھے پر اٹھا رکھی تھی، جو اس نے شہزادی کے بتائے ہوئے کمرے میں رکھ دی، اور جوں ہی وہ کمرے میں گندم رکھ کے پلٹا تھا تو ایک دم سے کوئی اس سے ٹکرا گیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر دلشاد گھبرا گیا تھا، اور اس نے سنبھلتے ہوئے غور کیا تو اسے معلوم پڑا کہ یہ شہزادی ہی تھی۔ دلشاد نے جلد سے جلد وہاں سے ایک جانے میں ہی عافیت جانی کہ وہاں کھڑے رہنے سے اس کے اندر احساس شرمندگی بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ شہزادی نے بھی اس کے جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دلشاد دیوار پھلانگ کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ دلشاد اپنے تئیں کسی کی نظرون آئے بغیر وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس وقت اسے کوئی دیکھ رہا تھا، اور وہ دیکھنا والا کوئی اور نہیں بلکہ شکیلہ ہی تھی۔ وہی شکیلہ جو اس کی اور عارفہ کی دستان محبت کی واحد ہمراز تھی۔ شکیلہ کا گھر عارفہ کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر واقع تھا۔ شکیلہ کو اس وقت نیند نہیں آ رہی تھی، اور وہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ٹہل رہی تھی۔ جب اس نے دلشاد کو شہزادی کے گھر کی دیوار پھاند کر اس کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ شکیلہ کی کیفیت ایسی ہو چکی تھی کہ کتنی ہی دیر تک تو وہ وہاں کھڑی اس طرف دیکھتی رہی جس طرف دلشاد غائب ہوا تھا، حالانکہ اسے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلشاد کب کا جا چکا تھا، لیکن شکیلہ مسلسل اسی جانب گھورے جا رہی تھی۔ پھر ایک آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لا پھینکا تھا۔ یہ اس پہرے دار کی آواز تھی جو گاؤں کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا اور جاگتے رہنا کی آواز لگا کر پہرے پر اپنے موجود ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ شکیلہ نے دوبارہ اس طرف دیکھا، مگر اسے کہیں بھی دلشاد نظر نہ آیا۔ وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ شکیلہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور چھت پر موجود چارپائی پر بیٹھ گئی۔ رات کے اس پہر دلشاد کا شہزادی کے گھر سے یوں چوروں کی طرح سے نکلنا شکیلہ کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ بھی اسی گاؤں میں رہتی تھی جہاں شہزادی کے کردار کی داستانیں مشہور تھیں، چنانچہ وہ بھی شہزادی کو اچھی طرح جانتی تھی۔ بلکہ ایک لڑکی ہونے کے ناطے اسے تو شہزادی کے کردار کے بارے میں کئی ایسی باتیں بھی معلوم تھی جو کئی لڑکوں اور دوسرے گاؤں والوں تک پہنچ بھی نہیں پاتی تھی۔